जय जननी। आज हम लोग पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल में विटामिन डी। विटामिन ए हम लोगों ने पढ़ लिया था फैट सोल्यूबल में। अब विटामिन डी पढ़ेंगे, उसके बाद ई पढ़ेंगे, फिर के पढ़ेंगे। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या पढ़ते हैं हम? डी पढ़ते हैं कि विटामिन डी क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं विटामिन डी क्या है। फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसे हम लोग विटामिन डी क्या कहते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। जो लिपिड या वसा में ही घुलते हैं उसे हम फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। उसके बाद है आल्सो नोन एज हार्मोनल प्रोटीन बिकॉज सिंथेसिस एक्टिवेट स्किन टारगेट बोन ईटीसी किडनी। मतलब आल्सो नोन एज हार्मोनल विटामिन। ये क्या है? एक हार्मोनल विटामिन है। विटामिन डी क्या है? यह एक हार्मोनल विटामिन है जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस में एक्टिवेट होता है किसमें? स्किन में। टारगेट टिश्यू मतलब इसके कितने टारगेट टिश्यू होते हैं? 3 टिश्यू होते हैं। क्या है? बोन है, इंटेस्टाइन है और किडनी है। बोन, इंटेस्टाइन और किडनी इसके टारगेट टिश्यू है। उसके बाद है स्टेरॉइड हार्मोन। और ये विटामिन डी क्या है? एक स्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी को क्या हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। यह ग्रुप फर्स्ट है। ग्रुप फर्स्ट का होता है ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और इस पर क्या लगे होते हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं जो इस पर जाकर के बाइंड करता है क्या? विटामिन डी। उसके बाद विटामिन डी कितने टाइप में बांटा गया? विटामिन डी को सिर्फ 2 टाइप में बांटा गया। क्या है? पहला है D2 और D3। D2 को इरेग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं और D3 को क्या कहते हैं? कोलीकैल्सीफेरॉल। D3 को कोलीकैल्सीफेरॉल और D2 को एरोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। D2 को प्लांट सोर्स भी कहते हैं क्योंकि D2 प्लांट सोर्स प्राप्त होता है और D3 एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। उसका प्रिकॉशन क्या है? मतलब पहले वाला मालिक्यूल जो पहले बने होते हैं मालिक्यूल, उसको पहले वाला मालिक्यूल कहते हैं सिंथेटिक विटामिन डी। इसका सोर्स, इसका मेजर सोर्स क्या होता है? मेजर सोर्स है सनलाइट। यह मेजर सोर्स क्या है? विटामिन डी का सनलाइट है। सनलाइट से भी हमें क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। अब सनलाइट से विटामिन डी मिलता है तो डायरेक्ट ये एक्टिव फॉर्म में होता है। उसी एक्टिव फॉर्म में करने के लिए हम उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एक्टिव फॉर्म में कैसे आता है? जो विटामिन डी हमको हमें मिलता है उसकी बात है, इसके में सिर्फ इनएक्टिव फॉर्म में रहता है विटामिन। वो हमारे शरीर में कोई वर्क नहीं करता जब तक कि उसको हम एक्टिव नहीं करते। तो एक्टिव किस तरह से मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि इसकी बॉडी में विटामिन जब डी जाता है तो किस तरह से एक्टिव होकर के किस तरह से यह कार्य करता है। ठीक, उसके बाद है अगला फिश, मिल्क, एग, याल्क और ईटीसी। तो ये फिश में भी मिल सकता है, मिल्क में भी मिलता है, एग याल्क में मतलब अंडे में ही प्राप्त होता है विटामिन डी। हमें सोर्स यह हमें यहाँ खाएंगे तो हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। इसका फंक्शन क्या है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। फंक्शन में कैल्शियम फास्फोरस रेगुलेट द विटामिन डी। मतलब ये विटामिन डी को क्या रेगुलेट करते हैं? कैल्शियम फास्फोरेट पाए जाते हैं विटामिन डी में। फॉर्मेशन ऑफ बोन या कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ बोन। बोन का भी क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं कैल्शियम, क्योंकि बोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। क्या करता है? फॉर्मेशन भी करता है, उसको मजबूती बनाए रखने में कार्य करता है। ठीक है, ग्रोथ करने में भी क्या करता है? कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद है अगला कैल्शियम बाइंडिंग विद प्रोटीन ईटीसी। मतलब ये क्या? कैल्शियम बाइंड करता है किससे? प्रोटीन से। इसलिए कहते हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन भी इसे क्या कहते हैं। अब डिफेंसी मतलब इसके कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? क्या? रिकेट्स। पहला क्या है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से पहला क्या होगा? रिकेट्स हो जाएगा, जो होता है बच्चों में, चिल्ड्रेन। क्या होगा? रिकेट्स होता है, चिल्ड्रेन में होता है। और अगला ऑस्टोमेलासिन, यह एडल्ट में होता है, जिसमें बोन क्या होता है? सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट बोन होते हैं, चिकनापन आ जाता है बोन में और कैल्शियम की कमी हो जाती है और बोन धनुष के आकार की तरह हो जाता है। विटामिन डी कमी की वजह से जो बोन होता है पैर का वो धनुष के आकार की तरह हो जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है, इसे सॉफ्ट बोन होता है, चिकनापन हो जाता है। इस तरह चिल्ड्रन में भी होता है, रिकेट्स उससे होता है। और अदर डिजीज जानना है तो इसमें 2 डिजीज और आते हैं अदर में, जैसे रीनल रिकेट्स, क्योंकि किडनी में भी जाकर के क्या करता है? वर्क करता है, क्योंकि किडनी से ही रीएब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी का। तो वहाँ कमी होने के कारण क्या होता है? रीनल रिकेट्स भी हो जाता है। उसके बाद विटामिन डी रिसेंट रिकेट्स। अब विटामिन डी में रिसेंट एक्टिव क्या होता है? रिसेंट रिकेट्स भी हो जाते हैं। ठीक, क्या? विटामिन डी के क्या है? डिफेंसी है, मतलब कि विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर आरडीए क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक, अब देखते हैं विटामिन डी का मैकेनिज्म। विटामिन डी जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से पहले कार्य करता है, कैसे हम लोग विटामिन जो इनएक्टिव फॉर्म में विटामिन होता है तो एक्टिव फॉर्म में कैसे आता है। ठीक, तो देखते हैं विटामिन डी क्या है? 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। मतलब जब हम विटामिन डी लेते हैं सनलाइट से हमें जब विटामिन डी का सोर्स मिलता है तो पहले किसी में जाता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है। क्या? कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन एपिडर्मिस स्किन। जो ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस स्किन में। जब सनलाइट स्किन पड़ती है तो इसमें यह प्रेजेंट होता है, तो उसके प्रेजेंट को अल्ट्रावायलेट रेज जब सनलाइट की आती है तो किसी में चेंज हो जाता है
का कोलिकैल्सिफेरॉल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। विटामिन D3 में क्या होता है, चेंज होता है, कोलिकैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाता है। जब ये अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती है स्किन पर तो इसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद 25 हाइड्रो ऑक्सीलेज क्या होता है, एंजाइम होता है। 25 हाइड्रो ऑक्सीलेज एक एंजाइम होता है जो लीवर किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो 25OH कोलिकैल्सिफेरॉल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। 25OH मतलब हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद 1 अल्फा डैश हाइड्रो ऑक्सीलेज क्या होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। या 1 अल्फा हाइड्रो ऑक्सीलेज क्या होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। तो यह क्या बनाता है, 1,25 डैश डी हाइड्रो कोलिकैल्सिफेरॉल बनाता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कैल्सिक ट्रायल, ठीक। तो इसमें किसमें चेंज होता है, कैल्शियम फास्फेट में क्या चेंज हो जाता है, जो रेगुलेट करता है विटामिन D3 को इन द बॉडी। क्या होता है, रेगुलेट करता है विटामिन D3 को इसमें बॉडी में, ठीक। उसके बाद क्या है, अब ये टारगेट, अब इसका टारगेट कहाँ है, किस कहाँ कहाँ पर कार्य करता है, वर्क करता है किस तरह से। तो टारगेट 3 टिश्यू होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। 3 टारगेट टिश्यू क्या है, बायोकेमिकल इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। 3 टारगेट टिश्यू होते हैं, जो पहला है इंटेस्टाइन, किडनी और बोन। तो इंटेस्टाइन क्या है, सीबीपी मतलब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम सीबीपी को कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। हाई अमाउंट में क्या था, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जो कैल्शियम और फास्फेट को क्या कहते हैं, बाइंड करके ब्लड के माध्यम से कहा जाता है टारगेट सिस्ट तक ले जाता है, कहा था इंटेस्टाइन तक क्या था, ले जाता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, और वहां क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम और फास्फोरस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। उसके बाद है किडनी। अब ये यहाँ तो इस एब्जॉर्प्शन हुआ, अब किडनी में क्या होगा, ट्यूबुलर सेल पाए जाते हैं। क्या ट्यूबुलर सेल, किडनी में ट्यूबुलर सेल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, री एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। जिससे पहले इस्तेमाल स्टेटाइन में मतलब स्टेटाइन में गया तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, तो जो उससे बचा कुचा, जिससे कैल्शियम फास्फोरस कुछ बच गया कुछ मात्रा में, तो वह अधिक मात्रा में बाहर न निकले, तो उसके लिए क्या है, री एब्जॉर्प्शन होता है किसमें, किडनी में। तो क्या होता है, कैल्शियम और फास्फेट का री एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। उसके बाद कहा था रिजर्वेशन होने के बाद जब ब्लड में जाता है तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जब ब्लड में जाता है तो ब्लड के जाने के बाद क्या था, बोन पहुंचता है। बोन में क्या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोब्लास्टिक, इसी में कैल्शियम की आयरन की कमी होने के कारण क्या था, ऑस्टियोमेलासिन क्या था, उनका डिफेंसिव रोग हो जाता है, जिससे क्या ऑस्टियोब्लास्टिक होता है। तो इसी वजह कर क्या था, टारगेट करता है कि यहाँ पर हमें क्या वर्क करना है, उसे मजबूत बनाना है, ठीक। उसके बाद अगला मिनरलाइजेशन ऑफ बोन इन द कैल्शियम एंड फास्फोरस। मिनरलाइजेशन क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस का होता है, मिनरलाइजेशन होता है। उसके बाद अगर नोट में शॉर्ट में देखा जाए सब मैकेनिज्म, तो क्या है, विटामिन D3 क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो सनलाइट जब आती है, इसमें कौन सी सनलाइट में क्या क्या पड़ता है, अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी रेज पाए जाते हैं, ठीक। तो वह क्या था, लीवर किडनी क्या में क्या एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइम यहाँ पर है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम किडनी में पाया जाता है। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसका एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने और कम करने का कार्य करता है। जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती है तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो उसके बाद लीवर किडनी में से एक एंजाइम निकलती है, जो उसे एक्टिवेट करने पर क्या होता है, विटामिन D3 में एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वह एक्टिवेट हो जाता है, वर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे RDA और उसका टेस्ट, अगर विटामिन D की कमी हो जाए तो उसका टेस्ट कौन सा लगाया जाता है, अभी हम लोग देखते हैं। अब विटामिन डी क्या देखते हैं, RDA। विटामिन D हम लोग शरीर में उसका RDA की मात्रा क्या है, ठीक। तो चिल्ड्रन में कितना है, एडल्ट में क्या है, और प्रेग्नेंट महिला में कितने होते हैं RDA विटामिन D का, ठीक। देखते हैं तो RDA क्या है, तो RDA वह चीज है, विटामिन A में भी बताते RDA किसे कहते हैं, फिर से बताते हैं कि RDA वह है जो एक स्वस्थ मनुष्य द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है एक दिन में, मतलब 24 घंटे में। जो एक स्वस्थ मनुष्य भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है तो उसका जब औसत मान उस भोज्य पदार्थ से निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, RDA कहते हैं, ठीक। तो RDA क्या, 400 इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, चिल्ड्रन में पाया जाता है। कितना इसका नॉर्मल RDA क्या है, चिल्ड्रन में 400 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है चिल्ड्रन में, मतलब बच्चों में। उसके बाद है 200 इंटरनेशनल यूनिट किसमें, एडल्ट में, मतलब एडल्ट लोगों में क्या पाया जाता है, 200 इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, RDA पाया जाता है। उसके बाद है प्रेग्नेंट महिला में क्या होता है, 400 इंटरनेशनल यूनिट क्या है, RDA पाया जाता है, ठीक। उसके बाद है नॉर्मल वॉल्यूम लेवल, इसका नॉर्मल लेवल वॉल्यूम कह सकते हैं कि कितना होता है, 25
OH विटामिन D3 इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है 25 हाइड्रोक्साइड विटामिन D3। ठीक, उसके बाद है 300 नैनोग्राम ml, अगर है 25 थोड़ा सा अधिक है 300 नैनोग्राम तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, भी हमें कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। इसे कहते हैं इंसुफिशियंट ऑफ विटामिन डी, मतलब इससे कोई दिक्कत अभी नहीं है। अगर 20 नैनोग्राम ml है तो डिफेक्टिव, मतलब हल्का फुल्का हमें दिक्कत परेशानी हो सकती है, हल्का सा हमें महसूस हो सकता है कि हमें कोई दिक्कत है विटामिन डी की कमी की वजह से। अगर 10 नैनोग्राम ml है प्रति ml है तो सीवियर, तब इसे हम क्या कहेंगे, इसे सीवियर मान लेंगे हम। तब ये क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा कि 10 अगर 10 नैनोग्राम ml है तो सीवियर डिफिशिएंसी, मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि हमें ऑस्टोमेलासिस या रिकेट्स क्या हो चुका है। अब ये 150 अगर नैनोग्राम ml है, सबसे अधिक 150 नैनोग्राम ml हो गया प्रति ml, तो क्या है टॉक्सिक जहर की तरह कार्य करेगा। कैल्शियम या फास्फोरस जो होता है अगर 150 नैनोग्राम से अधिक हो गया तो क्या है टॉक्सिन की तरह वर्क करने लगता है, मतलब जहरीला पदार्थ बन जाता है। ठीक, उसके बाद इसका टेस्ट कैसे लगाते हैं, इसका टेस्ट क्या है 25 कोष्टक में OH इंटू डी, इसका क्या है टेस्ट हम लोग लगाते हैं कि अगर यह कमी हो गया, बढ़ गया, घट गया है कैल्शियम या विटामिन डी का लेवल, तो हम इसको क्या करते हैं 25 OH इंटू डी से क्या करते हैं, इसका हम टेस्ट लगाते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।